आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, आज मुझे बहुत जाम में फंस गई थी। अब आओ आज टॉपिक डिस्कस करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने लेटर डिस्कस किया था, आज टॉपिक डिस्कस करते हैं वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, चलिए जितने लोग भी ऑनलाइन हैं अपने व्यूज़ दीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या सही होगा। मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे हम लोग खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं कि अभी प्रधानमंत्री एक स्टेट के इलेक्शन से फ्री हुए, वहाँ पर काफ़ी रैलियाँ हुई और काफ़ी भाषण वगैरह दिए गए। उसके बाद फिर 6-7 महीने के बाद किसी दूसरे सिटी में और दूसरे स्टेट में इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन है, वहाँ पहुँच गए। इसका मतलब है कि एक बार जब वो इलेक्शन में बिज़ी होते हैं तो वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए 5 साल के लिए चुन के आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कई स्टेट के इलेक्शन में वो बिज़ी रहते हैं और काफ़ी समय जो जनता के सेवा में जाना चाहिए वो उन लोग के स्ट्रैटेजी में जाता है जो स्टेट इलेक्शन में स्टेट्स में उनके सरकार को बना सके। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, बिकॉज लोकसभा से चुन के आए हुए तो वहाँ पे काम करना चाहिए, वो कहाँ काम करते हैं तो वो स्टेट में जाके काम कर रहे होते हैं ताकि वहाँ पर स्टेट में अपनी सरकार को बना सके। आपको लगता नहीं है कि ये हमारे लिए घातक है, क्योंकि हमारा काम करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स चुन के आए हैं वो किसी और स्टेट में किसी और काम में बिजी हैं, पहली चीज़। दूसरी बात है, गवर्नमेंट कुछ टफ डिसीजंस लेना चाहती है लेकिन वो टफ डिसीजंस ले नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, जनता नाराज़ हो जाएगी तो वहाँ पे हमारा स्टेट में हमारी सरकार नहीं बन पाएगी। इसका मतलब है ये डर भी होता है सरकार को कि हम कोई टफ डिसीजन लेने जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? तो ये सारे आपको लग रहा है, महसूस कराता है कि वहाँ वन नेशन वन इलेक्शन ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन में एक और पंगा है कि एक बार जिसकी हवा बह रही होती है तो सारे स्टेट में एंड सेंटर में उसी की सरकार बन जाएगी। और उसके बाद ये जो रीजनल पार्टीज़ है, रीजनल पार्टीज़ को बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी बचा के रखना उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि जब आप वोट करने निकलते हो लोकसभा के लिए तो आपके दिमाग में होता है कि सेंटर में हमारा कौन शासक होगा, लेकिन जब अपने स्टेट के लिए निकलते हो तो देखते हो कि हमारा प्रतिनिधि यहाँ पर स्टेट में कौन अच्छा कर सकता है। तो कई बार आप सेंटर पे कुछ और सोच के चलते हो, स्टेट के लिए कुछ और सोच के चलते हो, इसीलिए यहाँ पर वो इंटरेस्ट क्लैश हो जाएगा और रीजनल पार्टीज़ के भी अस्तित्व को नुकसान पहुँच सकता है। तो आपके पास दोनों प्रॉस एंड कॉन्स है। अब हमें लेके चलना पड़ेगा दोनों। हम किसी एक साइड को लेके ऐसे मामले में नहीं चल सकते हैं जहाँ पे आगे जो अगले का निर्णय है वो उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में भी जा सकता है। क्योंकि देखो, ये सरकार का निर्णय नहीं है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहे हो तो सरकार के निर्णय को आपको सहमत होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे खुद सरकार इस बारे में अभी बातें कर रही है, विचार कर रही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि हाँ हम इस फेवर में हैं और ये लागू होने वाला है। इसलिए इसके फेवर में नहीं, इसके फेवर और अगेंस्ट दोनों में आपके 2-2, 3-3 पॉइंट्स होने चाहिए। हालांकि हमारे पास 250 ही वर्ड्स है, लिमिटेड है हमारे पास ऑप्शन, लेकिन फिर भी हम सब कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। उसके बाद इसके कुछ इतिहास भी होंगे कि इंडिया में क्या पहले भी था या बातें चली थी, या कौन से ऐसे कंट्री है जहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन प्रचलित है। तो थोड़ा सा आपके पास फैक्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये सब मिला के करेंगे। आ जाओ रजत, आपने कहा है
It will also boost voter turnout, सही है. But on the same hand, the accountability of government to the people will reduce. Very good. क्योंकि बात क्या है ना, एक बार जीत के वो आ गई तो उसके बाद उनको समझ में आ जाएगा कि यार कोई स्टेट हो या सेंटर हो, 5 साल तो मुझे कोई हिला नहीं सकता है. फिर वो एंटी पीपल काम भी कर लेंगे, है ना, और उनको कोई कुछ नहीं कर पाएगा. काजल, this will lead to save time, yes, as well as money, yes, and hence that would be able to invest their precious time for the development of nation. यही बात कह रही हूँ ना मैं, कि आधा साल तो इन लोग बिजी रहते हैं किसी ना किसी स्टेट के इलेक्शन को लेके. अभी देखिए हरियाणा में इलेक्शन है, उसी में बिजी हैं सारे लोग. ऑल्सो रजत, if an election in a state is postponed, it can't be held again till next time and thereby imposing precedent rule on it till next time. So it could be a blow to democracy. रजत, ऐसा नहीं होता, जानते हो कि अगर बाय चांस किसी कारणवश अभी नहीं हो पाया, मान लो वहाँ बाढ़ आया है या कुछ भी प्रॉब्लम आया हुआ है, तो आफ्टर सम टाइम इट कैन बी हेल्ड, जब वहाँ सिचुएशन इम्प्रूव करेगा. ये नहीं कि 5 साल तक नहीं हो सकता. मनी सेविंग, वरुण, मनी सेविंग, टाइम सेविंग, easy to make policies. Very good. It will, Rajat, it will reduce enormous cost involved in separate election. हाँ, वही तो कहे, मनी सेविंग हो गया ये. चलिए आप लोग अपने पॉइंट्स देते रहो, मैं शुरुआत कर रही हूँ.
Nishant, local issues will reduce in significance, yes, as demagogues will affect the mindset of credulous people. बिल्कुल सही है, लोकल इश्यूज ही ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वो लोग सब एक ही माइंडसेट से देंगे वोट. If there is only one government in the whole country, there is no issue of in fund distribution for different states. That is no partiality. Very good. ये भी है, लेकिन बात क्या है ना सुनील, ज़रूरी नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में एक ही गवर्नमेंट आ जाए. इसका मतलब क्या होता है वो मैं अभी बता रही हूँ आपको. कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही आ जाए. चलो, one nation, one election has been always a debatable topic, and recently this topic, चाहे this issue लिख सकते हो, again came into limelight when in his independence speech on 15th August 2019, उन्होंने PM ने इंसिस्ट किया कि आज 370 हटने के बाद
हम वन नेशन है, वन कॉन्स्टिट्यूशन है रियल सेंस में, तो वन नेशन वन इलेक्शन को भी कंसिडर किया जाना चाहिए। बेसिकली उसके पहले 19 जून को उन्होंने हेड्स ऑफ ऑल पार्टीज़ को बुला के इस मामले में डिस्कस भी कर लिया था। इसका मतलब ये दो इंसिडेंट्स बता रहा है कि हमारी जो सरकार है इस बारे में विचार कर रही है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे, व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन। लिखो, पैराग्राफ चेंज कर देना चाहिए अब आपको। एक सेकंड रुकना बेटा। एक मिनट रुकिएगा। ये क्यों है यार, पागल है क्या?
our borders will be secured more strategically as our defense forces will be there to secure, not in election duty. सही बात कह रहे हो वरुण. किसी को डिलीट मत मारना अभी मैं किसी भी को डिलीट नहीं मारना. चलिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है? होल्डिंग इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज साइमल्टेनियसली, मतलब लोकसभा और राज्यों में जो इलेक्शंस होते हैं उन सब का इलेक्शन एक साथ हो. इन फैक्ट दिस इज़ नॉट अ न्यू और एलियन कंसेप्ट, कोई बाहर से लाया हुआ कंसेप्ट नहीं, कोई नया कंसेप्ट नहीं है. 1967 तक तो इंडिया का ये नॉर्म था. लेकिन एक बात है, 1967 तक है ना, हमारे रीजनल पार्टीज़ बहुत मजबूत नहीं थे. रीजनल पार्टीज़ तो कई तो पैदा भी नहीं हुए थे, जो अब बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है पीपल पे, वो तो पैदा भी नहीं हुए थे. इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज वर हेल्ड टुगेदर 51-52 में, सॉरी 51-52 लिखो इसको, क्योंकि इलेक्शन जो हुआ था 51-52 के बीच में चला गया था ना, इसीलिए 57, 62 एंड 67, यानी कि 1, 2, 3, 4 इलेक्शंस तो इसी तर्ज पे हुए थे. और ये स्टिल एक नॉर्म है इन एग्जिस्टेंस. स्वीडन में है, बुल्गारिया में है, इंडोनेशिया में है, बेल्जियम में है, मैंने कुछ कंट्रीज़ का नाम भी नहीं लिखा है, एट्सेट्रा लिख दिया है. दिस कंसेप्ट इज़ नीदर न्यू नॉर इम्पोर्टेड.
ना ही नया है ना ही इम्पोर्टेड है, लेकिन अब गवर्नमेंट को पार्टीज से बात करना पड़ रहा है कि ये फिजिबल है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, प्रैक्टिकल है कि नहीं। क्यों? क्योंकि टुडे मैनी रीजनल पार्टीज इन इन मैनी स्टेट्स हैव स्ट्रॉन्ग, आगे लिखिए, हाँ माते,
1951-52 will be in the same box, Varun. Yes, political parties long term goal में फोकस कर सकते हैं rather than election oriented और short term goals. Yes. कारण क्या है कि उसके बाद क्या होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोच के चलना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे डिसीजन का कुछ नेगेटिव असर पड़ जाए। जिसे देख रहे हो कितना बढ़िया कानून आया कि चलान वगैरह सबका रेट बढ़ा दिया और इसके कारण एक्सीडेंट्स बहुत कम हुए। लेकिन अभी हरियाणा में इनको इफ़ेक्ट मिला ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हो सकता है लोग भड़क जाए, सरकार के खिलाफ हो जाए। तो ये सब है ना जो रीजनल प्रॉब्लम्स है उसको लेके ये कानून तक का पालन नहीं करवाते। होल्ड ऑन द पीपल ऑफ द स्टेट्स, क्योंकि ये जो रीजनल पार्टीज है इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है जो उन स्टेट्स के पीपल होते हैं, और ये इनफैक्ट रूलिंग पार्टीज और अपोजिशन के एक एलीज के रूप में भी है, क्योंकि वो उन्हीं के जैसे एनडीए में कई रीजनल पार्टीज हैं, यूपीए में कई रीजनल पार्टीज हैं। दीज रीजनल पार्टीज आर श्योर टू फाइट दिस बिल टूथ एंड नेल। अगर ये बिल आया तो इसको टूथ एंड नेल बिल्कुल पूरी जोर शोर के साथ इनके खिलाफ होंगे। क्यों? क्योंकि उनका अपना एग्जिस्टेंस ही जेपर्डी में आ जाएगा, इसका मतलब है खतरे में आ जाएगा। इफ दिस कंसेप्ट इज अडॉप्टेड विद द डिक्लाइन, अगर रीजनल पार्टीज डिक्लाइन कर गया तो उसके बाद जो रीजनल इश्यूज उठाने वाले जो रीजनल पार्टीज और रीजनल लीडर्स हैं वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो आपके लोकल, आपके शहर में, आपके रीजन में जो प्रॉब्लम्स है, जो लोकल और सीरियस प्रॉब्लम्स है, उसकी बात उठाने वाला कोई वहाँ नहीं रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमंगस टास्क है ऑफ conducting elections at center and all the states will be, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। और क्या होगा? विल बी हरक्यूलियन, बिल्कुल बहुत। हरक्यूलियन का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू डू, डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म, ट्रबलसम होगा, वेरी एक्सपेंसिव होगा, टाइम टेकिंग होगा, और कई महीने, यानी कि मान लो कम से कम कुछ नहीं तो 4 से 6 महीने पूरा होल नेशन ठहर जाएगा। ह्यूज मशीनरी और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी टू मेक इट फिजिबल टुडे।
Political parties will be able to focus on long-term goals rather than election-oriented or short-term goals. Very important. देखो क्या है, ये बहुत मुश्किल है आज के डेट में इंडिया में, क्योंकि इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, पॉपुलेशन के मामले में सेकेंड है। इसका मतलब है बहुत डिफ़िकल्ट है आज तो। इसके अलावा जो फॉल आउट्स हैं वो भी हम जानते हैं। इसके अलावा जो अपार्ट फ्रॉम दीज फॉल आउट्स हम ये भी जानते हैं कि लोकसभा की इलेक्शन में जो पार्टीज लड़ती है वो बिगर इश्यूज़ पे लड़ती है। जैसे इस बार सीधा सीधा नेशनल सिक्योरिटी पे लड़ी थी, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत छोटा मुद्दा हो गया था, हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में तो सरकार फेल कर गई थी। फिर भी असेंबली इलेक्शंस कंटेस्ट होता है लोकल इश्यूज़ में, जैसे लॉ एंड ऑर्डर। हमेशा मायावती जब भी समाजवादी पार्टी को हराई है इसी बात पे कि गुंडा राज हो जाता है जब भी समाजवादी पार्टी आता है। तो पावर सप्लाई, वाटर, इन सब के मामले में जैसे देखो दिल्ली सरकार में पावर सप्लाई, वाटर सब कुछ फ्री किया जा रहा है ताकि लोगों को लुभा सके। तो ये सब मुद्दे होते हैं जो लोकल इश्यूज़ होते हैं। मिक्सिंग बोथ विल किल द लोकल इश्यूज़ एंड विल कंफ्यूज द इलेक्टोरेट। अब मैं आ रही हूँ लोकसभा का वोट देके, तो मैं ध्यान रहेगा मेरा कि हाँ मोदी अच्छा लीडर है और मोदी ने नेशनल सिक्योरिटी पर ये काम किया है, हम लोगों ने पाकिस्तान को ऐसे मात दे दिया, वो सब इश्यूज़ रहेगा। लेकिन जैसे मैं असेंबली इलेक्शन में जाऊंगी तो अभी उस माइंड सेट से मैं निकल नहीं पाई हूँ कि मैं सोच पाऊँ कि अच्छा दिल्ली की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मुझे दिल्ली में रहना है और दिल्ली में क्या आना चाहिए। तो ऐसे हम लोग समझदार इंडिया के लोग इतने नहीं हो गए हैं कि हम तुरंत अपना माइंड को चेंज करके हम फिर से वोट देने चले जाएँ। इसीलिए कंफ्यूज करेगा इलेक्टोरेट को। इलेक्टोरेट का मतलब होता है वो लोग जो इलेक्शन में भाग लेते हैं, यानी कि वोट देते हैं।
हाउएवर वन नेशन वन इलेक्शन बहुत सारे एडवांटेजेस है जिसके कारण ये कंट्री हमारा आज नीड करता है इसको. इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस. गवर्नमेंट फोर्स नहीं होगा टू वो पब्लिक, जनरल पब्लिक.
गवर्नमेंट क्या करती है ना, अट्रैक्टिव स्कीम्स से लोगों को लुभाती रहती है, लेकिन इसके कारण क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म गोल्स है ना उस पर फोकस नहीं कर पाती है, और शॉर्ट टर्म गोल्स और सिर्फ लोगों को खुश करने के जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स होते हैं उसी में फंस के रह जाती है। इसके अलावा कोई ना कोई स्टेट में इलेक्शन होता रहता है, जिसके कारण ब्लैक मनी का जो फ्लो है एक रेगुलर फ्लो शुरू से लेकर आखिरी तक बना रहता है। कोई ना कोई में स्टेट में इलेक्शन है तो वहाँ पर ब्लैक मनी का फ्लो चल रहा है। इसके कारण क्या होता है कि एक पैरेलल इकोनॉमी कंट्री में डेवलप हो गया है ब्लैक मनी का, क्योंकि वो ब्लैक मनी हर एक स्टेट में जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ पे ह्यूज अमाउंट में फ्लो करता है, क्योंकि सबको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ने पैसा बांध रखा है कि आप इतना ही पैसा खर्च कर सकते हो, इतना रेडिकुलस स्मॉल अमाउंट है, रेडिकुलसली स्मॉल अमाउंट है जिस पे इलेक्शन लड़ना तो किसी के बस की बात ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। और रेगुलर ऑनगोइंग इलेक्शन से ये पैरेलल इकोनॉमी डेवलप हो गया है। द गवर्नमेंट अनडेटर्ड बाय एनी रेपरकशन, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा असेंबली इलेक्शन में, सीरियस और स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है नेशन के इंटरेस्ट में। और जो रूलिंग पार्टीज़ है, टीचर्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, ये कम से कम अगले 5 साल तक, कुछ नहीं तो 4.5 साल तक एटलीस्ट अपना काम कर सकता है, लोगों के ड्यूटी में हो सकता है, विल बी ऑन ड्यूटी फॉर द पीपल इन जनरल एंड कंट्री एट लार्ज।
लिख लिया। जो हमारे नेतागण हैं वो हर जगह पे, बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर लेवल की भी क्यों ना हो, जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, भाषण, रैली, यही सब चलता है। जो हमारे टीचर्स हैं, सरकारी टीचर्स जो है, वो तो बेचारे यही परेशान रहते हैं। काजल क्या लिखा आपने? और अमंग द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कैंपेन्स स्पेंड तो मनी, वो तो मैंने लिखवा दिया, ये पॉइंट तो मैंने लगा दिया आपका। रैलीज और इलेक्शन ड्यूटीज़ में वो काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो 5 साल तक कम से कम बिना टाइम वेस्ट किए ये काम कर सकते हैं, एटलीस्ट ये हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ वन नेशन एंड वन इलेक्शन हैज़ बीन फ्लोटेड बाय पीएम अगेन। और इसका क्या लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है, क्योंकि सरकार सेंटर पे आ गई तो चाह रही है कि सारा पावर को सेंट्रलाइज करना चाह रही है, ठीक है। सरकार जो फेडरलिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको मारना चाह रही है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि ये बिल पास होना इतना आसान नहीं है एनडीए गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट में कई रीजनल पार्टीज़ भी हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के एमपीज़ थम्पिंग मेजॉरिटी में पार्लियामेंट में हैं, तो हो सकता है वो पास भी कर जाए, इसको रियलिटी बना दें। लेकिन अब देखना है ऊँट किस करवट बैठती है, क्या होता है रिज़ल्ट। तो इसीलिए इसके बारे में तो पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? खेलो इंडिया, मुझे लगता है मैंने एक ऐसे दिया हुआ है आपके वॉल्यूम 3 में ऑन स्पोर्ट्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अगर आप चाहो ना तो इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स उसी को उठा के पूरा बिठा दो, और खाली खेलो इंडिया का ऑब्जेक्टिव, कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया और किस मकसद से लॉन्च किया, बस ये 3-4 पॉइंट खाली उठा के डाल दोगे ना फर्स्ट पैराग्राफ में, तो उसके बाद वो सारा का सारा उसी में इंक्लूड हो जाएगा। उसमें फिट इंडिया भी डाल सकते हो, साथ में फिट इंडिया और खेलो इंडिया को मिक्स कर सकते हो। तो खाली खेलो इंडिया का आप खाली देख लो ना हेडिंग, जो मैंने कहा कब लॉन्च हुआ, कहाँ लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। फिर उसके साथ स्पोर्ट्स एंड गेम्स का इम्पॉर्टेंस प्लस फिट इंडिया को इंक्लूड कर दो। आपको जानते हो मिक्स करना आना पड़ेगा, क्योंकि कोई ज़रूरी थोड़ी जो टॉपिक पढ़ाया है एकदम एग्जैक्टली वही वर्ड में आ जाएगा, थोड़ा मिक्स करना आना चाहिए आपको। कोई बढ़िया सा ऐसे बताओ मुझे, फिर मैं सोचूं नेक्स्ट क्लास में, मुझे मैसेज कर देना, मैं देख लूँगी। ठीक बेटा, थैंक यू सो मच।